नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ। हमने अपनी पिछली क्लास में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा समझाया था। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है उस समय पॉलिसी से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट था, तो उससे रिलेटेड दो पॉइंट हमने कल क्लियर किए थे कि जब सभी साझेदारों के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी ले रखी है, मीन्स सभी पार्टनर सेपरेट लाइफ पॉलिसी लेते हैं या फिर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं। जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो आपके प्रीमियम को हम अलग अलग पार्ट में एडजस्ट करते हैं। जैसे कि मान आपने प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना है, इन्वेस्टमेंट माना है या रिजर्व बना रहे हो, तो हमने अपनी पिछली क्लास में एज ए प्रीमियम को हमने ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या खर्चा मानते हुए उसकी एंट्रियाँ समझी थी। आज हम बात करते हैं कि जब प्रीमियम को विनियोग मानते हैं, जब इन्वेस्टमेंट माना है, तब आपको क्या करना है। हम यहाँ लिखते हैं जब प्रीमियम को विनियोग माना जाए। पहली बात तो ये होता क्या है विनियोग, वैसे वो थोड़ा सा समझ लीजिए। आपने जो बीमा करवाया है, आपने एक पॉलिसी ली, मान लीजिए आपके पास 3 पार्टनर हैं ABC, इन तीनों के लाइफ पे 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली है आपने। अब इस पॉलिसी का आपका प्रीमियम बनता है, मान लीजिए 1000 रुपये या 10,000 रुपये पर एनम। इसका प्रीमियम बना 10,000 रुपये पर एनम। प्रीमियम क्या होता है, तो एक इंश्योरेंस का या एक पॉलिसी का कंसिडरेशन होगा। आपको प्रीमियम के बिना पॉलिसी नहीं मिलती है, आपको हर साल, हर महीने, हर 3 महीने प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो हमने एक प्रीमियम 10,000 प्रीमियम पर 1 लाख की पॉलिसी ले रखी है 3 पार्टनर के जीवन पर। अब हम ये जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, इस प्रीमियम को हमने एज ए इन्वेस्टमेंट मान लिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारे दिमाग में ये आया कि हम 10,000 रुपये आज भर रहे हैं, ये पैसा आपको मान लीजिए 5 साल भरने के बाद आपको 1 लाख रुपए मिलने वाला था। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम 5 साल तक 10,000 रुपये जमा करा के एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक असेस्ट होती है, और असेस्ट है, इसका मीन्स आपकी बैलेंस शीट में शो होगी। बैलेंस शीट में आपकी इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं। तो यदि आपने एज ए इन्वेस्टमेंट माना है उस प्रीमियम को, तो आपके बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमने जो प्रीमियम पे किया है वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। तो पहला पहचान आपकी इस मेथड का यही होगा कि आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में दिखती है, और जो बैलेंस शीट में हम वैल्यू लिखते हैं, जो पॉलिसी का वैल्यू बैलेंस शीट में लिखा जाता है उसे बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य। अब दिमाग में प्रश्न चला, सर समर्पण क्या होता है? तो आपने जो ये पॉलिसी करवाई है वो 5 साल के लिए करवाई। तो ये जो 5 साल के लिए पॉलिसी कराई है, इसका पैसा जो लाख रुपए है, ये आपको 2 कंडीशन में रिसीव होगा। पहला, आफ्टर 5 ईयर, या सेकंड, डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। ये जो लाख रुपए आपको मिलेगा वो केवल 2 ही स्थितियों में मिलता है। पहला पॉइंट आफ्टर 5 ईयर, एंड सेकंड इज डेथ ऑफ एनी पार्टनर। मींस या तो आपके 5 साल, मतलब जितने टाइम तक आपने पॉलिसी ली है वो टाइम पूरा हो जाएगा, या फिर आपके किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो ही ये लाख रुपए मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। अब यदि आप विद इन 5 ईयर, 5 साल के बीच यदि इस पॉलिसी का पैसा रिसीव करना चाहते हो, तो इस पॉलिसी को बंद करना होगा, और बंद करने को ही समर्पण कहते हैं। तो समर्पण का मीन्स होता है कि जब किसी जीवन बीमा पॉलिसी को उसके समयावधि से पूर्व बंद कर दिया जाता है, या बंद करना ही उसका समर्पण कहलाएगा। और बंद करने के बाद जो कंपनी आपको पैसा देती है या दे सकती है, उसी को समर्पण मूल्य कहते हैं। आपने बीच में यदि उस पॉलिसी को बंद किया है, तो कंपनी आपको जो पैसा देने के लिए आएबल है या पैसा दे सकती है, उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। आप इसके लिए हर साल
जैसे ही साल पूरा होगा हम उस पॉलिसी का थोड़ा सा वैल्यूएशन करते हैं कि हमारी उस पॉलिसी का वैल्यू कितना है। यदि आज हम इसको बंद करते हैं, जब हमने इन्वेस्टमेंट माना है उस कंडीशन में आपको इसका वैल्यूएशन करना होता है। आपने पहले साल प्रीमियम पे किया और एंड ऑफ द ईयर आप ऐसा वैल्यूएशन करोगे कि आज यदि मैं इस पॉलिसी को बंद करता हूं तो मुझे बीमा कंपनी कितना पैसा देगी, वो उसका सरेंडर वैल्यू होगा। आपको इस प्रश्न में सरेंडर वैल्यू दे रखे होंगे। सरेंडर वैल्यू का मीन्स हमें वर्ष के अंत में ये पता होगा, ये वैल्यू दिया हुआ होगा कि यदि आज हम इस पॉलिसी को बंद करते हैं तो बीमा कंपनी हमको कितना पैसा देगी। वो चीजें हमारे पास में पहले से होगी, हमको इसी से एडजस्टमेंट करना है। इससे रिलेटेड एंट्रियां समझनी है, आप बड़ी ध्यान से समझिएगा। एंट्रियां कैसे होती है? फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री आपको प्रीमियम पे करनी है। आप पहली एंट्री करोगे प्रीमियम चुकाने पर। आपने पहले भी एंट्री करी थी प्रीमियम पे करने के लिए, उस टाइम आपकी एंट्री अलग थी, यहाँ एंट्री अलग होगी। आप यहाँ पे एंट्री करोगे प्रीमियम पेड करने पर। फर्स्ट एंट्री, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आपने जब प्रीमियम पहले पे किया था उस समय एंट्री करी थी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां आपको करना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, क्योंकि यहां आपका पॉलिसी इन्वेस्टमेंट है, वहां आपका खर्च था। ठीक है। सेकेंड एंट्री, अब आपका प्रीमियम का पैसा आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब जो प्रीमियम पे किया उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। हम एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जो एंट्री आपने वहां की थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यहां लिखना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट, ये दोनों एंट्रियां उतने टाइम तक करनी है जब आपके किसी पार्टनर की डेथ नहीं हुई है। जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है हम अपनी पॉलिसी को ड्यू करते हैं। अपनी पॉलिसी ड्यू होगी, एंट्री होती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जैसे ही आपकी पार्टनरशिप कंपनी में जो ड्यू होता है, पॉलिसी का वैल्यू ड्यू होगा, तब आप एंट्री करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फिर आपकी कंपनी इस पैसे को रिसीव करती है। जैसे ही आप रिसीव करोगे एंट्री करोगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ टू इंश्योरेंस कंपनी एंड लास्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। देखोगे आप एंट्रियां आपको बहुत ही आसान लग रही है। यही सोच रहे होंगे कि जो पहले वाली एंट्रियां करी उसमें इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा थोड़ा सा फर्क है। यहाँ हम जो पीएनएल में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं वो उतना ट्रांसफर करते हैं जितना अपने सरेंडर वैल्यू और प्रीमियम के बीच का अंतर रहता है। ये कैसे करना है, हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब जाके आपको इस मेथड को समझ में आएगा। और 3 मेथड है हमारे पास में। जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च मानते हैं, विनियोग मानते हैं या रिजर्व बनाते हैं, तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के लिए। आपको यहाँ पे अकाउंट पूछा जाता है, एंट्रियाँ कम पूछी जाती है। हमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड अकाउंट पूछा जाएगा। आपकी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 13 है, आप बुक खोलिएगा और 13 नंबर क्वेश्चन निकालो। उस प्रश्न को हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 13, पेज नंबर है आपकी बुक का 155। मैं प्रश्न एक बार आपके सामने पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ। आपकी बुक का 155 आरबीएससी हिंदी मीडियम की बुक है मेरे पास में, और मैं इस प्रश्न का को सॉल्व करवा रहा हूँ। प्रश्न में आपको लिखा ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:2:1। आपके पास ABC 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:2:1। द फर्म हैड टेकन ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी 80,000 ऑन लीव्स ऑल द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। आपके तीनों पार्टनर की लाइफ पर एक पॉलिसी ले रखी है 80,000 रुपए की। ये ली आपने 1 अप्रैल 2012 को। द फर्म पे एनुअल प्रीमियम इज 6,000। द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज अंडर एज। आपका फर्म 6,000 रुपए पर एनम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है हर साल। कंपनी मतलब अपना पार्टनरशिप फर्म 6,000 रुपए प्रीमियम पे कर रही है और आपको हर साल का सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है।
अभी मैंने आपको समझाया था सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप पॉलिसी को बंद करोगे आपको कितना पैसा मिल सकता है, वही होता है हमारा सरेंडर वैल्यू। हमने हर साल के एंड में ये कैलकुलेशन या एक वैल्यूशन किया कि यदि पॉलिसी आज मैं बंद करता हूं तो मुझे कितना पैसा कंपनी देगी, वो आपने एक कैलकुलेशन करके अमाउंट रखा है। ऑन 31 मार्च 2013 इज नील, पहले साल आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो वैल्यू दे रखी है। सेकेंड ईयर ऑन 31 मार्च 2014 2015 4000 एंड 16 6000। आपको अलग अलग साल में सरेंडर वैल्यू अलग अलग दे रखे हैं। आगे लिखा आपको सी डाइड ऑन 1 जून 2016, सी की मृत्यु हो गई। प्रिपेयर इन नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, आपको आवश्यक खाते तैयार करने हैं। इफ प्रीमियम पेड ट्रीट एज ट्रेड एक्सपेंसेस, यदि आप प्रीमियम को व्यापारिक खर्च मानते हो। प्रीमियम पेड इज ट्रीट एज इन्वेस्टमेंट, यदि आप उसे विनियोग मानते हो। एंड प्रीमियम पेड ट्रीट एज इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व इज क्रिएटेड, तीसरा पॉइंट आता है कि आप उसे विनियोग मानते हुए यदि उसका संचय तैयार करते हो। देखिए हमने इसमें से दो कंडीशन पहले से क्लियर कर रखी है, हम अभी यहाँ पे तीसरी कंडीशन समझते हैं। दो तो हमने पहले से उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तीसरा समझना बाकी है। तो पहले मैं ये चाहूंगा कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जो हमने जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है उनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने आगे वाला तीसरा मेथड समझेंगे। तो फिलहाल हम पहले कंडीशन पहले मेथड के अकॉर्डिंग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बड़े ही ध्यान से समझिएगा आप लोग, ज्यादा कुछ काम है नहीं। आपको नेसेसरी अकाउंट पूछा है तो पहला खाता बनेगा अपना इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट पूछे तो वहां आपको पहला अकाउंट बनाना है इंश्योरेंस प्रीमियम। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ 13। फर्स्ट कंडीशन में आप बनाओगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। देखिए आप जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, आपको याद होगा हमने एंट्री बताई थी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने एंट्री करी थी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन 2012 अप्रैल 1 टू कैश 6000। अब ये साल आपका पूरा हुआ 31 मार्च को 2013, मार्च 31 बाय पीएनएल 6000, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्योंकि जो भी खर्चा था, जो भी प्रीमियम था, पूरा का पूरा हमने खर्च माना है, तो सारा का सारा पैसा आप अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। नेक्स्ट सेम एज इट इज आपने अगले साल पे करोगे 2013 अप्रैल 1 टू कैश 6000, 2014 मार्च 31 बाय पीएनएल 6000। इस तरह से आपको 2016 तक आपको पेमेंट करना है। जब तक आपका पार्टनर की डेथ नहीं होती है तब तक आप पेमेंट करते रहोगे 2016 तक। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, 2016 तक एज इट इज ये काम करते चलना है टू कैश बाय पीएनएल, और सेम अमाउंट 6000 से। तो आपका पहला अकाउंट यही होता है। मैं इससे आगे आपके भरोसे छोड़ देता हूं, आप लोग सेल्फ इसको ट्राई करोगे। 2016 तक आपके पार्टनर की डेथ हुई है 1 जून 2016 में। तो लास्ट वाला ईयर मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आपके यहाँ पे 2016 अप्रैल 1 होगा टू कैश 6000, बस इसको आगे ट्रांसफर नहीं करना, ऐसे इस तरह से लिख के इसको बंद कर दीजिएगा। हम यहाँ पे दूसरा खाता बनाएंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सॉरी हाँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आपको याद होगा आपका जो पार्टनर की डेथ होती है तब आप अपनी पॉलिसी को कंपनी ड्यू करती है, एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी 80,000, क्योंकि हमारी टोटल पॉलिसी 80,000 की थी। हम सेकेंड एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी पोस्टिंग यहाँ नहीं होती है। और थर्ड एंट्री इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन जून 2016, जून 2016 यहाँ पे लिख देना, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल,
N2C कैपिटल। अब 80,000 को आपके रेशियो में आपको शेयर करना। अब रेशियो इज 2:2:1, तो एक का आएगा 32,000 एंड 16,000। ये आपका पहला कंडीशन क्लियर होता है। इसमें यदि ये पूछा है तो जनरली अकाउंट ना पूछ के एंट्रियां पूछेंगे। फर्स्ट कंडीशन यदि वो पूछना चाहते हैं तो आपको अकाउंट कम पूछते हैं और आपको यहाँ पे एंट्री पूछेंगे, जनरली ऐसा होता है। अब हम इसका सेकंड मेथड समझते हैं। बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपका सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें काम करने का तरीका थोड़ा सा हटकर है। आपका जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा सा हटकर है। सेकंड मेथड का मीन्स आपने जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्च न मानकर विनियोग माना है, उस समय आपको काम क्या करना है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आप अकाउंट बनाओगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। हम यहाँ अकाउंट बनाते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। सिस्टम वही है जो अभी आपने फॉलो किया था। सबसे पहली एंट्री आप प्रीमियम पे करोगे 2012 अप्रैल 1 टू कैश। जैसे ही हम प्रीमियम पे करते हैं हमारी एंट्री होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने प्रीमियम पे किया है 6,000। अब ये ईयर कंप्लीट होता है ऑन 31 मार्च 2013। मार्च 2013 टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है वो आपका सरेंडर वैल्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पॉलिसी का बैलेंस आप बैलेंस शीट में दिखाते हो वो सरेंडर वैल्यू ही दिखाया जाता है। हमारा सरेंडर वैल्यू का मतलब हम ये जानते हैं कि यदि आज हम उस पॉलिसी को बंद करते हैं तो हमें कंपनी कितना पैसा देगी, वही हमारा पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू है। और वही वैल्यू बैलेंस शीट में शो होता है। जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिखता है उसी को हम बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं। तो इस पूरी कहानी से आपके दिमाग में एक पॉइंट पहले से क्लियर करना कि आवर सरेंडर वैल्यू इज ऑलवेज बैलेंस कैरी डाउन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कि हमारा सरेंडर वैल्यू ही हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, ये ध्यान रहे। देन द फर्स्ट ईयर आवर सरेंडर वैल्यू इज नील। आपके पहले साल में या ऑन 31 मार्च 2013 वी हैव द नील बैलेंस ऑफ सरेंडर वैल्यू या नील बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आपको लिखा हुआ है कि 31 मार्च को आपके पास सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने लिख तो दिया, कोई इश्यू नहीं है। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है वो पीएनएल में ट्रांसफर होता है। आपने प्रीमियम पे किया 6,000। इसको थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब कर लेता हूं कि जैसे पहले साल में आपने 6,000 प्रीमियम पे किया, कंपनी को पैसा कितना दिया? 6,000। अब आपने उसका वैल्यूएशन करवाया, आपने देखा कि पहले साल में मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा पैसा आपका एज ए लॉस मानकर हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 रुपए। आगे ट्रांसफर करोगे 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले साल में कोई नहीं था, अब फिर प्रीमियम पे करोगे आप टू कैश 6,000। 2014 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। ऑन मार्च 2014 our surrender value of policy is 2,000 रुपीज। आप देखोगे 31 मार्च 2014 को आपके पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 2,000 रुपए दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन में लिखना है 2,000। दिमाग को प्रश्न चला सर 2,000 कहाँ से आया? तो इट इज अवर सरेंडर वैल्यू ऑफ बैलेंस, सॉरी सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंड the surrender value is always recorded in balance sheet as a joint life policy। joint life policy को हम बैलेंस शीट में एज ए सरेंडर वैल्यू को ही दिखाते हैं। तो बैलेंस कैरी डाउन 2,000 हो गया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर होगा वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं बाय पीएनएल 4,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है 4,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करोगे 2014
अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये वाला ब्रॉड डाउन 2000 जो कैरी डाउन था वो ब्रॉड डाउन हो गया। नेक्स्ट वापस प्रीमियम पे करोगे टू कैश 2015 मार्च 31 सॉरी बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब देखोगे 4000 लिखा हुआ है, बैलेंस कैरी डाउन 4000 है, तो आपका 4000 बैलेंस कैरी डाउन शो करना आपको, और बैलेंसिंग फिगर निकालोगे वो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ? 4000 कहाँ से आए? तो 6 + 2 = 8 - 4 = 4, इट इज अवर बैलेंसिंग फिगर। समझ में नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको वापस समझा देंगे। Our 3 year is completed. Next our 4 year on 1st April 2015. April 1st to balance brought down 4000, 4000 आपने फॉरवर्ड कर दिया यहाँ से आगे। सेम आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो टू कैश 6000 2016 मार्च 31। देखिएगा हमारे पार्टनर की डेथ 1 जून को हुआ है, 1 जून को हमारे पार्टनर की डेथ हुई है, तो 31 मार्च को इसको हम कंप्लीट करते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखकर। अवर बैलेंस इज 6000 एंड बैलेंसिंग फिगर बाय P&L अकाउंट 6 + 4 = 10,000 लेस फ्रॉम हियर 6000 = 4000 इज बैलेंसिंग फिगर। आपका 4000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट ईयर 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6000, ये आपने 1 अप्रैल को अमाउंट ट्रांसफर कर लिया। अब पार्टनर की डेथ हुई है 1 जून को, हम प्रीमियम पे कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो हमें ये तो पता नहीं था कि 1 जून को हमारे पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो हमें अपना प्रीमियम पे करना है। हम यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे ऑन अप्रैल 1 टू कैश 6000। अब आपके पार्टनर की डेथ हो गई 1 जून को। जैसे ही पार्टनर की डेथ होती है, अभी हमने एंट्रियां समझी थी, आप कंपनी से पैसा ड्यू करते हो। हमारी एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे जून 2016 जून 1 बाय इंश्योरेंस कंपनी, और अपनी पॉलिसी है 80,000, आपने 80,000 लिख दिया, 80,000 लिखा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट अब आप इसको क्लोज करोगे, लास्ट एंट्री होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ऑल पार्टनर्स, तो आप इस वैल्यू को ऑल पार्टनर्स में शेयर कर दीजिएगा। आप लिखोगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अब अमाउंट कैसे है? तो 80,000 में से 12,000 लेस करना है आपको, बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। 80 फ्रॉम 12 लेस हो गया तो आपके पास में पीछे बचेगा 68,000। 68,000 को 2:2:1 में शेयर करके आप यहाँ तीनों में लिख दीजिएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपका रिजर्व बनाना होता है। वो कैसे बनता है? तो उसके अंदर आपको 2 अकाउंट साथ में मेंटेन करना है, एक तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। जितना आपने इन्वेस्टमेंट माना है उतना का उतना आपको रिजर्व भी बनाना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं उसको भी सॉल्व करवा लेता हूँ। ये था आपका जो पॉलिसी को आपने इन्वेस्टमेंट माना था। अब पॉलिसी के साथ में यदि आप रिजर्व बनाते हो तो कैसे करना है, हम इसी प्रश्न को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2 अकाउंट मेंटेन करना है यहाँ पे, पहला जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेकंड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। मैं दोनों ही अकाउंट आपको समझा रहा हूँ, बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सेम प्रश्न है, ज़्यादा दूसरा सवाल नहीं है। पहला अकाउंट बनेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी,
और सेकेंड अकाउंट बनता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। जो पैसा आपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया था वो पैसा पीएनएल में ट्रांसफर ना करके हम रिजर्व बनाएंगे। बाकी कुछ इस सवाल में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस यही काम करना आपको। हम अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। सबसे पहला एंट्री आप प्रीमियम पे करोगे 2012 अप्रैल 1 टू कैश। साथ में मैं आपको जनरल एंट्रियां भी ऐसी समझा दूंगा। फर्स्ट एंट्री प्रीमियम पे करोगे, एंट्री करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश। अमाउंट था आपका 6000। देखिएगा जितना प्रीमियम पे किया है उतना का उतना आपको रिजर्व भी बनाना है। ये बात ध्यान रहिए कि जितना प्रीमियम पे कर रहे हो उतना का उतना रिजर्व बनाना है। ये रिजर्व हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बनते हैं। आपका जो रिजर्व होता है वो हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बनता है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन साल के अंत में बनेगा। तो पहले हम पॉलिसी को पहले कंप्लीट करते हैं। आपने टू प्रीमियम पे के लिए टू कैश लिखा 2013 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। वही आपका जो बैलेंस सरेंडर वैल्यू दे रखा है उसी को आप बैलेंस कैरी डाउन लिखते हो। यहां नहीं है पहले साल में, आप बैलेंसिंग फिगर लिखोगे, वो होता है आपका बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। जो पैसा आपने पीएनएल में ट्रांसफर किया था पहले, वो अब आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये फर्स्ट ईयर आपका पॉलिसी अकाउंट का कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का। इसका देखते हैं, या एक काम करो पहले इस सवाल को, इस अकाउंट को पूरा कर लेते हैं। सेम आगे 2014 से के लिए अप्रैल 1 2013 टू कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट होगा आपके पास में कुछ नहीं है, टू कैश 6000। 2014 मार्च 31 बाय बैलेंस। जो अभी आपने काम किया था जर्नली तो सेम काम है, बस थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है वो आप देखते रहिए, मैं समझा लूंगा जहां चेंज आएगा। जैसे आपने यहां पीएनएल की जगह जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिख दिया। अब आप लिखोगे नेक्स्ट ईयर 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 टू कैश 6000। 2015 March 31 by joint life policy reserve and by balance carry down. Our balance carry down is 4000 and balancing figure is 4000 also. Next, our next year 2015 we are paid 1st April 2015 to balance brought down. Our balance is 4000 and our insurance premium is 6000. 2016 March 31 by joint life policy reserve and by balance carry down. Our 4 years is completed. Our last year balance carry down is 6000 and balancing figure is 4000. Now we transfer the amount on 1st April 2016 to balance brought down 6000 and the insurance premium is to cash 6000. हाँ, यहाँ तक आपका कॉमन सवाल था। ये मैंने अकाउंट फटाफट पूरा कर लिया क्योंकि ये आपको समझाया हुआ था। अब हम एक बार इस अकाउंट को भी पूरा कर लेते हैं, फिर लास्ट ईयर को आपको कैसे एडजस्ट करना वो समझिएगा। आप सबसे पहले जितना प्रीमियम पे कर रहे हो उतना रिजर्व बनाओगे। रिजर्व आपका बनता है ऑन 31 मार्च, लास्ट डेट को ही बनता है, बीच में नहीं बन सकता क्योंकि आपके प्रॉफिट ही लास्ट डेट को मिलते हैं, तो प्रॉफिट में से रिजर्व बनते हैं। हम रिजर्व बनाएंगे 2013 मार्च 31 बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन और अमाउंट होगा आपका 6000। जितना प्रीमियम पे किया है उतना आपको रिजर्व बनाना है। तो आपने फर्स्ट डे को एंट्री कर दी बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन 6000 रुपए। फिर आप इसको कंप्लीट करोगे 2013 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन।
ध्यान रखना जो पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू होता है वही आपके रिजर्व का भी बैलेंस कैरी डाउन होगा। मतलब यहाँ जो बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन बाय में लिखा था यहाँ 2 में लिखना है, सेम वही वैल्यू लिखनी है। फर्स्ट ईयर में कोई नहीं था, आप बैलेंसिंग फिगर लिखोगे 2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी 6000। बस इस अकाउंट को रिवर्स करते हुए चलना है। वापस आप आगे फॉरवर्ड करोगे 2014 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुछ नहीं था। अब आपने इस साल भी प्रीमियम पे किया तो प्रीमियम के लिए एंट्री करोगे। देखो प्रोविजन आपका बनता है या रिजर्व बनता है वो 31 मार्च को बनता है, ये ध्यान रखना, यहाँ डेट 31 मार्च आएगी। बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन 6000। सेम 2015 मार्च 31 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस में 2000 और 4000 आपकी पॉलिसी में ट्रांसफर होगा। फिर आपका 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन होगा 2016 मार्च 31 सॉरी, हाँ ठीक है 6000। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 14 यहाँ होगा, ये 14 है, ये 15 होगा, ये 14 है, ये 15 है, सॉरी थोड़ा सा डेट में मिस्टेक हो गया, समझिएगा आप। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड टू बैलेंस कैरी डाउन, आपका बैलेंस 4000 दिया हुआ है और बैलेंस भी 4000 होगा। नेक्स्ट आगे ट्रांसफर करोगे 2015 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। देखो इसी अकाउंट को आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करना आपको। 31 मार्च को 6000, आधे से ऊपर काम तो आपका सिमिलर ही है, बस लास्ट वाला कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी हम आपको समझा रहे हैं कैसे करना है। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड टू बैलेंस कैरी डाउन 6000 4000। देखो यहाँ तक का तो आपका कॉमन वर्क था। अब जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तब पहले ये अकाउंट पूरा करना, फिर ये करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी को कंप्लीट कर लो, फिर आप उसको ट्रांसफर करोगे। कैसे करना है, आपने लिखा 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000। अब आपके यहाँ पे जो रिजर्व बनता है, वो जो रिजर्व बनता है वो आप लास्ट डेट को बनाते हो 31 मार्च को। तो हमारे पास 31 मार्च से पहले तो वो तो मर गया, तो जैसे ही मर गया आप यहाँ एंट्री करोगे 2016 जून टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 6000। मतलब आप ध्यान रखना, जिस साल पार्टनर की डेथ हो जाती है लास्ट ईयर में जितना रिजर्व था वो सारा का सारा पॉलिसी में ट्रांसफर हो जाता है। टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को आपने जितना पॉलिसी में आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब यहाँ ध्यान रखोगे टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी आया है तो यहाँ ट्रांसफर करना है जून 1 बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 6000 बाय इंश्योरेंस कंपनी 80000, और इसका बैलेंसिंग फिगर बटेगा वो ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। ये लास्ट में आपको काम करना है। यदि कोई डाउट है तो आप हमें लिखकर भेज दीजिएगा, समझने की कोशिश करना। यदि कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इससे रिलेटेड आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल है वो आप ट्राई करना। इस चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, एक छोटा सा पॉइंट और बचा है जो हम अपनी अगली क्लास में समझा के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।